आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा है कि हम सुन रहे हैं कि ईद के बाद वक्फ विधेयक संसद में लाए जाने वाला है, लेकिन लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अगर भाजपा को यह विधेयक पारित करना है तो पार्टी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अगर ये लोग विधेयक का समर्थन करते हैं तो भारत के मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह विधेयक असंवैधानिक है। यह अनुच्छेद 14, 25 और 26 का पूरी तरह से उल्लंघन है। वारिस पठान ने पूछा कि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को कैसे शामिल कर सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा की पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वे मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। वक्फ को बचाने के लिए ऐसा करने का उनका दावा बिल्कुल झूठा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज हम पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। भगवंत मान सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किया, यह उसका नतीजा है। भगवंत मान सरकार कह रही है कि किसानों को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। हमें लगता है कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है। पंजाब के कई युवा नशे की लत के कारण मर गए। क्या पंजाब सरकार के हिसाब से यही विकास है? बेरोजगारी चरम पर है। मुख्यमंत्री मान कहते थे कि हम MSP देंगे, उस वादे का क्या हुआ? वे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हमारे सामान को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा और सरकार करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि 14 CAG रिपोर्ट लंबित हैं। उसमें से कल 8वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी। कल की रिपोर्ट वाहन वायु प्रदूषण पर है। आगामी 2 दिनों तक इस पर चर्चा होगी। संबंधित विभागों से इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर उन्हें 1 महीने के अंदर जवाब देना है। CAG की रिपोर्ट में जो भी सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है या भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, यदि वह सत्य निकलती है तो दिल्ली विधानसभा का सदन किसी भी फैसले के लिए सक्षम है। कांग्रेस ने सोमवार को बीड जेल में कथित गैंगवार को लेकर भाजपा नीति महायुति सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने अधीन गृह विभाग को किसी पूर्णकालिक गृह मंत्री को सौंप दे। PTI के मुताबिक जेल में कैदियों के बीच हाथापाई की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण जेल भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। सपकाल ने कहा कि बीड की सड़कों पर गैंगवार जेल तक पहुंच गया है। पुलिस और गृह विभाग क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग का प्रभार किसी और को सौंप देना चाहिए और पूर्णकालिक गृह मंत्री नियुक्त करना चाहिए। फ्रांस की एक अदालत ने दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को गबन का दोषी करार दिया है। अदालत ने ले पेन के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसका मतलब है कि वह 2027 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीन ले पेन को यूरोपीय संघ के फंड के गबन का दोषी पाया गया है। अदालत ने उन्हें 4 साल की जेल की सजा भी सुनाई है, जिसमें से 2 साल निलंबित रहेंगे। बाकी 2 साल कस्टडी में रहने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक टैग के साथ बिताए जा सकते हैं। हालांकि ले पेन के वकील का कहना है कि वो इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की अदालत ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन और 20 अन्य लोगों को फ्रेंच नेशनल रैली पार्टी के लिए पैसों के गबन का दोषी पाया है। इसमें से 8 लोग उस समय यानी गबन के दौरान यूरोपीय संघ के सांसद थे और 12 लोग संसदीय सहायक थे। कांग्रेस ने सोमवार को मांग की कि सरकार देश में निजी गैर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST और OBC कोटा के लिए कानून लाए। एक बयान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए एक नए कानून की सिफारिश की थी। अनुच्छेद 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना करने वाले लेख पर कहा कि मेरा मानना है कि शिक्षा प्रणाली का
भारतीयकरण किया जा रहा है। मैकाले ने कहा था कि जब तक हम देश की शिक्षा प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक हम यानी कि अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए शिक्षा प्रणाली शुरू की थी। अगर ऐसी शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जा रहा है तो किसी को दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है कि सोनिया जी को इस बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और इस कदम का समर्थन करना चाहिए। राजस्थान पुलिस ने टोंक जिले के मालपुरा में नमाज के बाद पुलिस और नमाजियों के बीच विवाद की खबरों का खंडन किया है। दरअसल राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा में सोमवार सुबह ईद की नमाज के बाद हजारों की संख्या में नमाजी एक साथ निकले थे। इलाके के बस स्टैंड चौराहे के पास अपने धार्मिक नारे लगाते हुए नमाजी निकल रहे थे, जिससे जाम जैसी स्थिति बन गई। वहीं सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो गया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नमाज के बाद पुलिस और नमाजी आमने सामने आ गए, लेकिन इन खबरों का पुलिस और नमाजियों ने खंडन किया है। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मीडिया को बताया कि नमाज खत्म होने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। भीड़ नारे लगाते हुए जा रही थी और उनके एक जगह रुकने के कारण जाम जैसे हालात बन गए थे। इसके बाद पुलिस ने लोगों को उनके घरों की ओर रवाना किया। एसपी विकास सांगवान ने स्पष्ट किया कि यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सोमवार को कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद में विवादास्पद वक्फ विधेयक लाए जाने पर उसके खिलाफ खड़े होंगे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थानीय निवासियों के साथ ईद के अवसर पर नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से बात करते दौरान यह बात कही। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस नियुक्ति की सूचना जारी की। विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम में बताया गया है कि निधि तिवारी साल 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वो वर्तमान में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उप सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। 29 मार्च को जारी किए गए मेमोरेंडम में बताया गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने इस्राएली सेना की निंदा की है। IFRC की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस्राएली सेना के हमले में गजा में ड्यूटी कर रहे फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 8 सदस्यों की मौत हो गई। IFRC के मुताबिक 23 मार्च को 9 लोगों की एक इमरजेंसी मेडिकल टीम अल हशाशीन में इस्राएली सेना की भारी गोलीबारी का शिकार हुई। इसके बाद टीम के सदस्यों और उनकी एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं चल पाया और 30 मार्च को इस टीम के 8 सदस्यों के शव बरामद हुए। वहीं एक सदस्य अभी भी लापता है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने ऐसे कई वाहनों पर गोलीबारी की जो बिना हेडलाइट या इमरजेंसी सिग्नल के संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहे थे। इस्राएली सेना का कहना है कि मारे गए लोगों में एक हमास कार्यकर्ता और 8 अन्य आतंकवादी शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.